Hello, my dear students. Good evening. Welcome to क्रैक मर्चेंट नेवी। क्रैक मर्चेंट नेवी के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। इस समय हम लोग कर क्या रहे हैं? इस समय हम लोग कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप का जो एग्जाम होता है मर्चेंट नेवी का। स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। साइंस का आप लोग देख रहे हैं, मैथ्स का देख रहे हैं, केमिस्ट्री भी आपकी चल ही रही है, सारे सब्जेक्ट का चल रहा है। इंग्लिश का एक सेट मैंने करवाया था, 25 क्वेश्चंस का एक सेट मैंने लगवाया था जिसमें 25 क्वेश्चन थे इसके पहले वाले में। उसमें जो स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में पहले क्वेश्चंस आए थे वो कराया हूँ। आज मैं उसी का दूसरा सेट लेके आया हूँ। कौन सा सेट है यार? आज प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर PYQ का सेट 2 है। आज वाले में 20 क्वेश्चंस हैं। 2 में कितने हैं? 20 क्वेश्चंस का सेट है। आज के क्वेश्चंस में साइनोनिम के क्वेश्चन है, एंटोनिम के क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन है और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है। ये इसके मेजर टॉपिक्स हैं। पिछली बार वाले में रीअरेंज नहीं था, अब की बार वाले में है। चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। आपको इसमें ये पता चलेगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलेंगी। साथ ही साथ हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये अप्रोच आपको पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साथ में। पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहे हैं साइनोनिम। साइनोनिम किसका बताना है? एक वर्ड दिया हुआ है आपका डेलिटेरियस। डेलिटेरियस एक वर्ड है, इसी का साइनोनिम पूछा है इन्होंने। डेलिटेरियस का मतलब क्या होता है? देखो, डेलिटेरियस का मतलब ही होता है हार्मफुल, ठीक है ना? हार्मफुल एक वर्ड तो आपको मिल गया, इसका साइनोनिम हार्मफुल होगा, ए वाला आंसर होगा। क्या इसके अलावा और कोई वर्ड है जो नुकसानदायक के लिए लग सकते हैं साइनोनिम में? देखिए, तो डेलिटेरियस हार्मफुल हो गया। हार्मफुल के अलावा एक और वर्ड आता है इसमें, डेट्रीमेंटल। डेलिटेरियस होगा, एक वर्ड होता है डेट्रीमेंटल। एक वर्ड आता है इंजरियस। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इंजरियस का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन लोग पीते हैं। फिर भी अभी आप और वर्ड समझो, डेट्रीमेंटल हो गया, इंजरियस हो गया, परनिशियस एक वर्ड आता है, परनिशियस, ठीक है? ये भी नुकसानदायक के लिए होता है, ये भी हार्मफुल के लिए आता है। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे साइनोनिम हैं। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजरियस, परनिशियस और डेलिटेरियस, ये हार्मफुल के साइनोनिम हो गए। यूजफुल पॉजिटिव सेंस में है, ये एंटोनिम होगा। रुकिए, मैं इसको लिखता चलता हूं ना कि ये एंटोनिम है, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। कंफर्टिंग, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। हेल्पफुल, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। साइनोनिम क्या होगा आपका? हार्मफुल होगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? आपका वर्ड दिया हुआ है कैकोफोनी। कैकोफोनी। अब इसको तोड़ते हैं। कहीं भी इंग्लिश में आप लोगों को कैको मिल जाए तो कैको का मतलब क्या हो जाएगा? बैड। और फोन जो वर्ड है ये किसके लिए लगता है? साउंड के लिए लगता है। फोन आपका वो मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फोन फिजिक्स में साउंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब कैकोफोनी का मतलब क्या हो गया? बैड साउंड, बैड इरिटेटिंग साउंड। श्रिल, श्रिल हो जाएगा, ठीक है ना? लाउड। तो ये होता है इसका मतलब खराब, हार्मोनी नहीं होनी चाहिए उसमें। अब इसमें क्या होगा? कैकोफोनी नॉइज को होता है, नॉइज कैकोफोनी ही होती है, ठीक है ना? शोरगुल आपको अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं, सुनने में लगेगा। कैकोफोनी जो सुनने में अच्छा ना लगे, कर्कश हो, नॉइज नहीं अच्छी लगेगी। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? जब आपके नोट्स में, आपके कार्ड्स में हार्मनी होती है, मतलब एग्रीमेंट होता है। एक तरह से कह सकते हो कि जैसे म्यूजिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यूजिक, म्यूजिक में सुर ताल होते हैं, जो नोट्स होते हैं अगर उनमें तालमेल होता है, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए ढोलक ले लो। ढोलक में कोई आदमी उसको सुरताल में, मतलब जो उसमें बज रहा है उसमें एक एग्रीमेंट होता है, एक सुरताल होती है, तो वो म्यूजिक हो जाता है। और कोई और बजाने देखिए, बच्चे हैं इधर उधर धम धम पीट रहे तो वो आपको नॉइज लगती है, आप कहते हैं बंद करो यार। और वहीं पे कोई अच्छा म्यूजिक उसमें सुरताल मिला के बजा रहा है तो उसको क्या म्यूजिक हो जाती है।
तो मेल होगा तो म्यूजिक होगी। तो हारमोनी क्या होता है, हारमोनी वही होता है सुर ताल में मेल होता है। हारमोनी क्या होगी, तो फिर ये म्यूजिकल हो जाता है। ये कह सकते हो कि एग्रीमेंट इन नोट्स साउंड्स, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। डिसोनेंस यही हारमोनी का अपोजिट हो जाता है, ये हारमोनी का अपोजिट हो जाएगा। तो कैकोफोनी का साइनोनिम हो जाएगा। और क्लेमर का मतलब क्या होता है, नॉइज। क्लेमर का मतलब नॉइज, शोरगुल, ये भी साइनोनिम में हो जाएगा। तो डिसोनेंस, क्लेमर, नॉइज, कैकोफोनी, ये बुरी आवाज जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, ऐसी आवाज के लिए लगते हैं। और हारमोनी क्या होती है, साउंड्स में जो सुर होते हैं उनमें एग्रीमेंट होता है, उसमें हारमोनी होती है, सुनने में अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा, वही एंटोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको बताना है वंस मोर एंटोनिम। एंटोनिम किसका बताना है आपको, सब्टरफ्यूज का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्टरफ्यूज, एक अच्छा वर्ड है। सब्टरफ्यूज का क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है धोखा। ये क्या होता है, धोखा, विश्वासघात, आप समझ गए होंगे। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है इसका, डिसीट। एक वर्ड दिया है ना, डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या हो गया, साइनोनिम हो जाएगा। चिकैनरी, चिकैनरी ये भी क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। ट्रिकरी, ट्रिक, ये धोखा हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्ड क्या होते हैं, ट्रेचरी, ट्रेच एक वर्ड होता है, TREACH, ट्रेच मतलब धोखा होता है, तो ट्रेचरी क्या हो गया, धोखा हो जाएगा, ठीक है, एक वर्ड होगा। बिट्रेयल, बिट्रेयल, बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, बिट्रेयल क्या होगा, ये भी धोखा हो गया। डिसलॉयल्टी, लॉयल वफादार होता है, डिसलॉयल्टी ये क्या हो गया, ये भी धोखा हो गया, ये भी बेईमानी हो गई। एक वर्ड आता है परफिडी, परफिडी ये भी धोखा होता है, ये भी विश्वासघात होता है। तो ये सारे वर्ड हैं, धोखा, विश्वासघात, अविश्वास के लिए। कैंडर, कैंडर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट है, ये एकदम क्लियर होता है, स्पष्टवादी होता है, ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट तो धोखा नहीं करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड धोखा नहीं देगा। हमेशा जो चापलूस टाइप का आदमी होता है वही धोखा देता है, समझ गए। तो ये क्या होगा इसका, कैंडर जो होता है वो एंटोनिम हो गया आपका। तो ये रहा आपका आंसर सब्टरफ्यूज का एंटोनिम। क्लियर है, आगे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लीजिए। ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन, ये 4th है। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करना है, मीनिंग ऑफ द इडियम। क्या पूछा है, मीनिंग ऑफ द इडियम। इसमें एक इडियम दिया है, इसकी मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, टू शो द व्हाइट फेदर, टू शो द व्हाइट फेदर। आप सफेद झंडा कब दिखाते हो, व्हाइट फेदर सफेद पंख दिखाना, या व्हाइट फ्लैग सफेद झंडा दिखाना कब होता है, जब आप दुश्मनों के बीच में फंस जाते हैं लड़ाई वड़ाई के मैदान में, तो व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं या सफेद झंडा दिखाते हैं। मतलब आई सरेंडर, आई एक्सेप्ट माई डिफीट, आई सरेंडर, इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, टू एक्ट कावर्डली, यस यही होगा। टू एक्ट कावर्डली तो डर जाना, डर के सरेंडर कर देना। अब ये टू सिग्नल ऑफ हेल्प, यानी हेल्प का सिग्नल नहीं होता, सफेद झंडा दिखाने का मतलब सरेंडर। टू डिस्प्ले करेज ये भी नहीं होगा। एडमिट डिफीट ग्रेसफुली, टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुली में सरेंडर नहीं करेंगे, ग्रेसफुली नहीं एडमिट होता। आप इंसल्टिंग वे में, मतलब सामने के लिए हार मान लिया, डिफीट को इसे सम्मान से नहीं होता है, ठीक है ना, अपमान पूर्वक वो लोग बिहेव करेंगे, फिर जब आप सरेंडर कर देंगे, तो ये होता है व्हाइट फ्लैग दिखाना। क्लियर, नेक्स्ट में आ जाओ। अगला वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया हो, अ प्रोफेशन हु मेक्स या हु प्रिपेयर्स मैप, उस आदमी को क्या कहते हैं जो मैप बनाता है, नक्शा मानचित्र जो बनाता है, उस आदमी को क्या कहते हो, उस प्रोफेशनल को क्या कहते हो। एक वर्ड दिया है टोपोग्राफर। तो टोपो क्या होता है, आप लोग हाई स्कूल में, इंटर में टोपोग्राफी बनाए होंगे ज्योग्राफी के पेपर में, या हाई स्कूल में एसएसटी में अपने बनाया होगा टोपोग्राफी। समयग्राफर लगा हुआ है, मतलब बनाने वाले। टोपो क्या होता है, जैसे लैंड फॉर्म है, आपके एरिया में जो लैंड फॉर्म होगी, सपोज करो आपका घर जहां पर भी है, सपोज करो आपका घर हिमालय पर है, तो आपके घर के आसपास में पहाड़ होंगे,
झरने होंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के आसपास का जो लैंडफॉर्म होता है, अगर आपके घर के आसपास में झाड़ियां हैं, रेगिस्तान है, तो आप वो शो करोगे कि मतलब इतनी दूरी पर झाड़ियां हैं, इतनी दूरी पर एक नदी है, इतनी दूरी पर डेजर्ट है, इतनी दूरी पर कोई झरना है, जो आप वहां पे रेल लाइन गुजर रही है, रोड जा रही है, नहर निकल रही है, तो वो लैंड फॉर्म आपका नियर अबाउट में। मंदिर कहाँ पे पड़ता है, कितनी दूरी किस डायरेक्शन में मंदिर पड़ता है, कितनी दूरी किस डायरेक्शन में स्कूल है, कहाँ हॉस्पिटल है, वो पूरा एक मैप बना के दिखाना पड़ता है, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। मैप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर यही होता है जो मैप बनाता है, ठीक है ना, मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। जियोडेजिस्ट कौन होता है? जियोडेजिस्ट का मतलब होता है मेजर्स अर्थ। ये क्या कहता है? मेजर्स लैंड। जमीन है, जैसे लेखपाल सुना होगा, गांव में होते हैं लेखपाल, जमीन को नापते हैं, जमीन की लंबाई चौड़ाई लिख के उसका एरिया निकालते हैं। तो जो लोग जमीन वगैरह को नापते हैं उसको कहते हैं। आर्किविस्ट कौन होता है? आर्की लगने का मतलब क्या होगा? बहुत ही एंशियंट हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल इसी से वर्ड बना हुआ, आर्की, आर्कियोलॉजिकल मतलब वेरी एंशियंट, इन द स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मीन्स स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, हाँ, उसके बाद कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, इस समय के जो चीजें मिली हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो चीजें मिली हैं उनकी स्टडी करते हैं वो लोग, उनको कहा जाता है आर्किविस्ट, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? आपको करेक्ट ऑप्शन देना है, यहाँ पे फिल करना है कुछ। तो ईच ऑफ द डिबेट्स दैट्स बीन anonymized before release। anonymized का मतलब क्या होता है? उसमें से नाम हटा लेना, स्पीच से नाम हटा लेना। whose speech is this? स्पीच देने वाले का नाम हटा दिया, एनोनिमाइज कर दिया, उसको बेनाम कर दिया। ये बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ ईच ऑफ द डिबेट्स वो लिखा है, डेटा सेट्स है, ईच ऑफ द डाटा सेट्स। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में, जब एनी ऑफ लिखा होता है, ठीक है ना, ईच ऑफ लिखा होता है, वन ऑफ लिखा होता है, नन ऑफ लिखा होता है, ऐसे कुछ और भी कई सारे हैं एक्सेट्रा, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो इनके बाद क्या लगता है? इनके बाद लगता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, जो भी होगा। प्लूरल सब्जेक्ट मत लिखो क्योंकि सब्जेक्ट ये होता नहीं। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लगता है, और इनके बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होगी। भले ही नाउन प्रोनाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वर्ब जो लग रही किसके लिए लग रही है? एनी, ईच, वन, नन के लिए लग रही है। तो वही चीज यहाँ पर भी, ईच ऑफ द डेटा सेट, तो ये किसके लिए लगी है? ईच ऑफ के लिए। ईच ऑफ का मतलब हुआ यहाँ पे हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब ये दोनों तो आपका कट गया, ठीक है, ये दोनों तीनों कट गया। सिंगुलर वर्ब चाहिए, हैव इज प्लूरल, आर इज प्लूरल, वर इज प्लूरल। अच्छा, आर और वर के बाद तो बीन भी नहीं लग सकता था, ये बीन केवल दो के साथ लग सकता था, हैव और हैज के साथ में, और हैज ही लग पाएगा, हैव प्लूरल है इसलिए नहीं लग पाएगा। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस को हमने सॉल्व किया। क्लियर हुआ? चलिए, कहीं आपको लगे कि मैं किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, बहुत तेजी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि सर थोड़ा धीमे करिए, जो भी आपको लगता हो, या बाद में आप उसको क्लियर करवा लिया करिए। जब आप मैसेज करेंगे तभी मैं कर पाऊंगा ये काम। अब यहाँ पे आया नाइदर द एडिटर नॉर द कंट्रीब्यूटर्स। दो चीजें आप समझिए, कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही, नाइदर, इसको समझिएगा, नाइदर नॉर, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, या फिर आइदर और हो। ये कंसेप्ट कई बार काम आएगा आज के क्वेश्चन में, क्योंकि कई क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए थे, तो मैंने इकट्ठा कर दिया है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, और केवल और। अगर ऐसा होता है और इनके साथ दो सब्जेक्ट लगे हुए हों, इनके साथ क्या लगा हो, यहां पर एक सब्जेक्ट होगा S1, ये सब्जेक्ट 1 हुआ, S1 हुआ,
और यहाँ पर हम दूसरा सब्जेक्ट यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम इनका यूज कर रहे हैं दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। इनके बाद जब हम वर्ब यूज करेंगे तो दैट वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू व्हिच सब्जेक्ट। If two subjects are joined by using neither nor, either or, not only but also, or only or, and you are using verb for these subjects, this verb will follow the second subject. That means the nearest subject. जो सेकेंड वाला जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा उसी को देख लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ लिखा नाइदर और यहाँ लिखा क्या, नॉर। नाइदर नॉर के बाद ये आपका कौन सा हो गया, सब्जेक्ट। चलिए उसी भी यहाँ पे करिए। ये द एडिटर क्या हो गया आपका, S1 पहला सब्जेक्ट हो गया, और द कंट्रीब्यूटर्स आपके कौन से हो गए, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब यहाँ जो लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग टू द रूल इफ योर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय यूजिंग नाइदर नॉर यू विल यूज योर सब्जेक्ट योर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। दैट मींस योर वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द contributors because the editor and contributors are joined by using neither nor। neither nor लगा के जोड़े हो तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। तो सेकंड वाले सब्जेक्ट क्या है, कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो आपका वाज गया काम से, हैज गया काम से, इज गया काम से। यू कैन यूज ओनली वर्ब। क्लियर है, समझ में आया। तो आप याद रखिएगा नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और इनके साथ में यही रूल चलता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहां पर एरर के क्वेश्चन है। एरर का क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में 3 पार्ट कर दिए गए, 4 पार्ट कर दिए गए, इसमें किस पार्ट में एरर है। तो ये आपको लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है, इतना बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, कैसे ढूंढे एरर। कैसे ढूंढे एरर में, सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करिए, फिर टेंस चेक करिए, फिर प्रीपोजिशन चेक करिए, उसके बाद अदर कोई चीज चेक करिए, यही मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं। दैट से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, आप यहां लिखा है नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड द पर्सनल वायबल। ठीक है ना, और डैश इज लेस सरप्राइजिंग। क्या चीज लेस सरप्राइजिंग है, दैट इज लेस सरप्राइजिंग। ये किसके लिए लगा, दैट के लिए। यहां से लिखा नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, नन ऑफ लगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड चूंकि पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रपोजल वायबल, कोई आदमी इस प्रपोजल को वायबल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल, इम्प्लीमेंटेबल। तो कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई भी आदमी इसको वायबल नहीं पा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं पा रहा है। दैट इज लेस सरप्राइजिंग, ये चीज कम सरप्राइजिंग। ये इज किसके लिए लगा, दैट के लिए लगा, तो ये इज भी ठीक है। दैट इज लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट, इस बात के कि दैट नाइदर, ये देख लेना नाइदर लगा, नाइदर द चेयरपर्सन, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट द लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल ये कौन सा हो गया आपका, सब्जेक्ट टू। वर ब्रीफ्ड बिफोर हैंड, वर्क किसके लिए लगा है, अभी देखा था नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए था, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। काउंसिल क्या है, काउंसिल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, मीन्स यहाँ होना चाहिए था वाज। और ये किस पार्ट में है, 4th पार्ट में है, यानी कि आपका आंसर होगा डी। क्लियर। चलिए अभी थोड़ी देर पहले यही रूल बताया था, वही आ गया। अब यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें फिर से वही, किस पार्ट में एरर है, नाइदर प्रोजेक्शन। नाइदर नार का क्वेश्चन ही भरा हुआ था, मतलब जिस दिन का भी ये पेपर है उस दिन सारे क्वेश्चन नाइदर नार वाले, मतलब पेपर भी बनाने वाला होता है ना, एक सनक चढ़ गई, एक चीज पकड़ा तो उसी पे क्वेश्चन बनाते चले गए। नाइदर द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ, यहां क्या हुआ आपका, द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक, नार द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स, अब ये हो गया। अब आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों हो गए सब्जेक्ट। कंजंक्शन क्या लगा हुआ है, ये देख लीजिए जरा। कंजंक्शन आपका क्या है, नाइदर और नॉर। नाइदर नॉर से जब 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वर्ब को सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स।
तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? एस्टिमेशन। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? एस्टिमेशन। ये जो अपीयर है किसके लिए लगना चाहिए था? एस्टिमेशन के लिए। और एस्टिमेशन नाउन है तो इसको क्या कहोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट कहोगे। यू कैन नॉट यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस नहीं है सब्जेक्ट, एस्टिमेशन ऑफ टेंस, तो एस्टिमेशन सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन के लिए वर्ब लगाओगे। वो सिंगुलर है तो अपीयर क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। यहाँ क्या लगना चाहिए था? अपीयर्स। क्या होता? अपीयर्स, क्योंकि जब वर्ब में एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, तो अपीयर किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? ये फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है। ये रहा आपका आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक, क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा है विल। विल हेल्पिंग वर्ब हो गई। द अथॉरिटीज एनफोर्स, एनफोर्स क्या है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या होगा? द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस, रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस इससे स्टार्ट करोगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। जब हमारे पास विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसकी पैसिव वॉइस कैसी बनती है? विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि हमको इसमें ढूंढना क्या है? विल बी के साथ थर्ड फॉर्म जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर होगा। विल बी ढूंढिए, यहाँ लिखा है विल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? एक मिल गया। यहाँ विल के साथ क्या मिला? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखो विल के साथ क्या लिखा? हैव बीन नहीं होगा। यहाँ देखो विल के साथ क्या लिखा है? विल द रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस, यहाँ पे लिखा होगा एनफोर्स्ड, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। हमको चाहिए क्या था? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिएगा। पहला ही वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी तीनों में कोई ना कोई गलती है। एलिमिनेट करिए। उस दिन भी मैंने कहा था कि ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। आपको अब मॉडल वर्ब मिल गई, वर्ब मिल गई, आपको स्ट्रक्चर पता है कि इफ will followed by first form is used in active voice, this will be changed into will be followed by third form in passive voice। तो अब विल बी प्लस थर्ड फॉर्म होगी, तो पहले आप ढूंढ लीजिए विल बी के साथ थर्ड फॉर्म किस किस ऑप्शन में लिखा है। क्लियर? चलिए दूसरा है, ये फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है? एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। यहाँ लिखा है विल हैव बीन डिलीवर्ड। विल हैव बीन डिलीवर्ड कब होता है? विल हैव बीन डिलीवर्ड जब आप एक्टिव वॉइस में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखते हैं। विल हैव एंड थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में चेंज होगी तो विल हैव एंड थर्ड फॉर्म इज चेंज्ड इनटू विल हैव बीन फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। तो हमको क्या चाहिए? विल हैव बीन हमारे क्वेश्चन में है, विल हैव बीन हमारे क्वेश्चन में है। हमको अब क्या चाहिए? विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमारी नीड है, हमारी जरूरत है। ठीक है, तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप ढूंढिए इनमें से किस ऑप्शन में मिलता है। यहाँ विल लिखा, डिलीवर लिखा, विल हैव डिलीवर्ड होना चाहिए था, विल डिलीवर नहीं होगा। यहाँ हैड लगा दिया, कोई चांस नहीं है। यहाँ पर हैज लगा दिया, हैज डिलीवर्ड, नो चांस। यहाँ लिखा विल हैव डिलीवर्ड, दिस इज ओ नो। ये रहा आपका आंसर, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है विल हैव डिलीवर्ड। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला है जो हमारा क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको इंप्रूव करके दिखाओ। जो अंडरलाइन पोर्शन है देयर इज सम मिस्टेक, सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, नहीं हाँ, तो इसको ठीक करना है। तो क्वेश्चन है कि दे रिटर्न्ड बैक टू होम। भाई देखो, जब रिटर्न वापस हुआ तो इसके साथ बैक लगाने की कोई जरूरत नहीं। ही रिटर्न, कम बैक होता है, कम के बाद बैक लगा सकते हो, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाना है। तो क्या होगा? ही रिटर्न्ड होम। बैक तो लग ही नहीं सकता ना, वेंट बैक नहीं होगा, तो जाने के लिए हो जाता है ना, वैसे भी वेंट के साथ तू नहीं लगेगा। ठीक, होम, होम हाउस। क्लियर हुआ? तो रिटर्न्ड होम, ही रिटर्न्ड होम। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। यहां क्या करना है? यहां फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है, गलती बताओ। ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट।
अक्यूज के बाद फॉर नहीं लगता। देखियो, किसी के ऊपर आरोप लगाना है, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है ना। जब हम किसी पर किसी बात का आरोप लगाते हैं, समथिंग या वर्ब के आईएनजी फॉर्म, जैसे मेरे भाई ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया, माय ब्रदर अक्यूज मी ऑफ थेफ्ट या ऑफ स्टीलिंग, तो अक्यूज के बाद ऑफ लगता है, फॉर लगता ही नहीं है। कहाँ होगा, ये है अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है। अक्यूज, अली, इनके साथ ऑफ लगता है, फिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, आप उसको तैयार कर लीजिए। फिक्स प्रीपोजिशन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है एक्यूरेट। डायरेक्ट में क्या है, हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। तो इसमें खासियत क्या होती है कि व्हेन वी चेंज डायरेक्ट narration into indirect narration, some things we keep in mind. If it is interrogative and starting with the question word, we will not use any question word, any conjunction. And you have been, you is subject, have is helping verb. While changing into indirect, you will use your subject first and helping verb will be used after subject. जब क्वेश्चन के इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, सब्जेक्ट के पहले नहीं रखते हैं। और आपका यू चेंज होगा, हु इज यू, यहाँ पे दिया नहीं है लिसनर, दैट मीन्स ही ने कहा तो यू आई बन जाएगा। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग हैड आई बीन, अब यहाँ देखो हैड लिखा, आई लिखा, यहाँ हैड को आई के पहले लिख दिया। इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं हो सकती, कट गया। दूसरा, आई वॉज वेटिंग, तो इस हैव का, जब यहाँ पे हैव लिखा है, हैव का वाज तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं, और हैव का हैव नहीं होगा, हैव का हैड बन जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। तो हैव का क्या बना, हैड, इसी में हैड दिया हुआ है, तो आपका कौन सा आंसर हो गया, थर्ड हो गया। पहली बात, हैव का हैड होना था, दो ऑप्शन में हैड था नहीं, दो ऑप्शन में था, फर्स्ट में और फोर्थ में था हैड, लेकिन फर्स्ट में हैड को आई के पहले कर दिया। इन indirect of a question, helping verb is always placed after subject. Clear? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, द कोच सेड दैट, ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी है। द कोच सेड दैट, इस दैट की जगह क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। द प्लेयर्स वर, अब चूंकि सेड पास्ट में है तो वर की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इम्प्रूविंग विद ईच मैच, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, कुछ चेंज करने के लायक है नहीं, एक वर्ग को आर बनाना है, दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और कोई काम नहीं है। तो प्लेयर्स आर इम्प्रूविंग, यहाँ आर लगा, यहाँ वर लगा है, होगा ही नहीं। प्लेयर्स इम्प्रूव डायरेक्ट हो नहीं सकता, हैड लग नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है, प्लेयर्स आर इम्प्रूविंग। इजी क्वेश्चन, हमको लगता है इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको रीअरेंज करता है, कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है। अब प्रश्न उठता है कि इसको पूरा पढ़ोगे, अरेंज करोगे, ठीक है, आप लोग पूरा पढ़ोगे, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, उसको अरेंज करोगे, एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो कुछ चीजें पहले से समझ लो, कुछ चीजें पहले से समझ लो कि जैसे इट है, प्रोनाउन कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ होगा तो फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं आएगा, आई, वी और यू को छोड़ करके फर्स्ट सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे मान लो कहीं ही लिखा हुआ है तो ही तभी लगा सकते हो जब कभी नाउन का यूज करोगे, तो पहला सेंटेंस वो होगा जिसमें ही का नाउन होगा, सी का नाउन होगा, इट का नाउन होगा, या दिस, दैट, दीज, दोज का नाउन जहां पे दिया होगा, ठीक है, पहले वो नाउन लगेगा, तभी दिस, दैट, दीज, दोज, इट, ही, सी, दे, देम, ये सब बाद में लगता है। क्लियर हो गई? चलिए, इस सेंटेंस में लिखा इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस मतलब कहीं पहले ही प्रोसेस की बात हुई है, ठीक। यहां लिखा कि रिसर्च, प्रोनाउन ही नहीं मिल रहा, रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है ना, ये लिख दिया। इसमें लिखा दिस कैन बी आइदर, तो ये स्टार्ट नहीं कर सकता। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, दिस इन्वेस्टिगेशन ये स्टार्ट नहीं कर सकता। दिस इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन, इसके पहले बताई जाएगी, पहला सेंटेंस ये होगा नहीं। यहाँ दिस कैन बी आइदर थियोरेटिकल,
तो ये या तो थियोरेटिकल होगा, ये होगा, तो शुरुआत में तो लगा ही नहीं सकते हो, ये नहीं लिख सकते। तो मतलब स्टार्ट कौन कर सकता है? सेकंड वाला सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है। देखिए किसमें सेकंड से स्टार्टिंग है, इसमें सेकंड से स्टार्टिंग नहीं है, इसमें सेकंड से स्टार्टिंग नहीं है, इसमें सेकंड से स्टार्टिंग नहीं है, केवल यही है जो सेकंड से स्टार्ट कर रहा है। हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पढ़ोगे, पढ़ सकते हो आप लोग, पढ़ के लगा लीजिएगा, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। यही फिट हो सकता है और कोई होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, लगा के देख लीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में फिर से वही चीज अपनाते हैं हम लोग, ठीक वही फिर से। इन्होंने कहा कि द मोस्ट प्रिवेलेंट ऑफ दीज, इनमें से सबसे प्रिवेलेंट कौन सा है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। स्टार्ट नहीं करेगा वो। दूसरा देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज इट्स कोर। अब ये इट्स किसके लिए लगा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए लगा, इसी सेंटेंस में कह दिया है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट मेंटेन्स अ डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इन्होंने कहा दिस डिसेंट्रलाइज्ड, ओहो मिल गया, दिस डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, यही डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इसमें कहा इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ द लेजर अक्रॉस अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इट फंक्शंस कौन, किसके लिए? ये ऐसे काम करता है, कौन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये ऐसे काम करती है। तो चौथा वाला सेंटेंस दो वाले के साथ में लगेगा, टू स्टार्ट करेगा, टू के बाद क्या लगेगा? टू के बाद फोर, इट फंक्शन। यहां इन्होंने कहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, दूसरे में कहा कि ये कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है, तो टू के बाद फोर लगाओ। तो ये तो टू हो शुरू नहीं, ये टू शुरू हुआ नहीं, यहाँ टू के बाद वन लगा हुआ है, यहाँ टू के बाद फोर लगा हुआ है। यहां लिखा मोस्ट प्रिवेलेंट ऑफ दीज, ये दीज क्या है भाई? ये दीज तो जो फोर में लिखा हुआ है कॉपीज, डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज, ये जो कॉपीज है इसी के लिए ये दीज लगा है, इसी के लिए तो दीज लगा है, या कंप्यूटर्स के लिए लगा हो सकता है दीज, यही तो प्लूरल है, इन्हीं दोनों प्लूरल के लिए वो दीज लगा होगा। तो आपका जो वन है वो तो फोर के बाद में लगना चाहिए, तो फोर के बाद में ये वन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें फोर के बाद थ्री लगा दिया, कोई चांस ही नहीं है, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा बना? ये पहला वाला बना। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला में है आपका 18 नंबर पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। फिर से सिनोनिम का क्वेश्चन है। सिनोनिम किसका बताना है? कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है व्यंगात्मक, व्यंग होता है जब किसी को हम ताना मारते हैं ना, कटु। तो काइंड नहीं हो सकता, माइल्ड नहीं हो सकता, जेंटल नहीं हो सकता, व्यंग कभी काइंड नहीं होता, सरकास्टिक होता है, एकदम छील देता है, दिमाग को छीलता हुआ, दिल को चीरता हुआ जाता है, ऐसे ऐसे ताने लोग मारते हैं, ठीक। अगला वर्ड आ जाओ 19 में। इन्होंने कहा मीनिंग ऑफ इडियम, इडियम है मेक नो बोन अबाउट इट, ठीक है ना। मेक नो बोन अबाउट इट का मतलब होता है टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इधर उधर कुछ नहीं, घुमा फिरा के कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा मुंह पे बोला। टू बी स्ट्रेट, टी लिखना था यार, एफ लगा दिया, अब फिर पूरा मिटाऊं, चलो STRAI AIGST, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्पष्ट बात, मुंह पे कोई बात कहने वाला, तो हेजिटेशन नहीं होगा, रिमेन न्यूट्रल नहीं होगा, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट ये होगा, तो कंफ्यूज हो ही नहीं सकता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता आदमी होता, मुंह पे कह देता है सही बात, ठीक है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने कहा था डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन दिए थे। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम क्या होता है? इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी या शॉर्ट लिव्ड, कोई ऐसी चीज जिसका जीवन बहुत ज्यादा ना हो, जो कम समय के लिए चले, ठीक है ना, शॉर्ट लिव्ड। इफिमेरल, सिमिलर हो गया,
इफिमेरल का मतलब होता है टेम्पोररी, शॉर्ट लिव्ड। ट्रांसिएंट ये भी साइनोनिम हो गया। लो हमने 2 वर्ड लिखा था, 2 वर्ड इन्होंने दे दिया। और ये फ्लीटिंग ये भी साइनोनिम है। तो 3 आपको और मिल गए। इवेंसेंट था, 1-2 मैंने लिख दिया था, 3 हो गए और 3 यहाँ मिल गए, इफिमेरल, ट्रांसिएंट और फ्लीटिंग, इतने वर्ड हो गए। अब एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। एंड्योरिंग, लॉन्ग लास्टिंग, कोई ऐसी चीज जो बहुत दिनों तक चले। तो ये आपका क्या हो गया? ये एंटोनिम हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, एंडोरिंग। ठीक है। तो दीज वर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन ठीक लगा होगा। अगर कोई और चीज चाहते हैं आपको, सर इस तरह से ये चीज की जाए, तो फिर वो भी आप कर लीजिएगा। आप मैसेज करिए, बताइए तो फिर क्या करना, क्या चाहते हैं आप। मेरी कोशिश होगी कि प्रीवियस ईयर आप देखिए, समझिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप माइंड सेटअप तैयार कर दिए उसके लेवल का, और कैसे उनको सॉल्व करना है, मेन चीज ये होती है। तो ये मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, और फिर अपनी डिमांड आप बताइएगा। और फिर आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे थर्ड वाले सेट में और 20-25 क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।